हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। तो हमारा जो द हिंदू का ये सेशन चल रहा है, डेली बेसिस पर हम जो डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं यूपीएससी करंट अफेयर्स को। तो आज 1 अक्टूबर 2025, तो आज बुधवार की हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ को पूरे हम द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है उसमें जितने भी हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी न्यूज़, जितना भी डेटा या फिर जितने भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, हम उनको अच्छे से कवर करेंगे। इससे पहले आपको बहुत सारी बधाई हो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। आज पूरे 100 ईयर्स हो चुके हैं यूपीएससी को अपनी सर्विसेज शुरू किए हुए। तो 1 अक्टूबर 1926 में 1 अक्टूबर 1926 जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन चल रहा था भारत में, उस समय पर यूपीएससी ये जो सिविल सर्विसेज थी इनको स्टार्ट किया गया था। और यूपीएससी जो है आज अपनी 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है। आई होप आप भी अपने अच्छे कर्मों के साथ ऐसे ही देश की सेवा करते रहें और इस सर्विस में आप ज़रूर शामिल होइएगा, हमारी यही दुआ है। तो हमारा जो ये सेशन रहता है करंट अफेयर का, तो इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करते हैं, इसमें पॉलिटी आईआर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है या फिर जो भी आर्टिकल होते हैं उनको कवर करते हैं। इसके साथ ही हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को, उसके साथ ही इकोनॉमी का भी कोई टॉपिक आ जाता है। कभी न्यूज़ क्या होते हैं, इकोनॉमी की न्यूज़ डेली बेसिस पर आती रहती है, तो उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहती है और इन्वायरमेंट में, इससे अगर हम देखें तो हमारे ये मेजर ये जो सब्जेक्ट रहते हैं, तो एग्ज़ाम में यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर कोई कौन सा भी आप एग्ज़ाम ले सकते हैं, तो करंट अफेयर्स इन सब्जेक्ट्स में से ज़रूर आते ही आते हैं। तो मतलब कि आपके लिए ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। हमारी फर्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। तो देखिए, इंडिया गॉट 8% मोर मानसून रेनफॉल दिस ईयर सेज आईएमडी। तो आईएमडी के द्वारा एक जो रिपोर्ट जारी की गई है कि जो हम आजकल देख रहे हैं जलवायु में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, यानी कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं आजकल जो हम मानसून में देखते हैं। यानी कि समय से पहले मानसून का आना, या फिर कई बार ऐसा होता है बिन मौसम के बरसात होने लगती है, या फिर बिन मौसम के मानसून आना शुरू हो जाता है। तो ये सभी जो हमारे क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो इस साल की जो 8% ऐसा पाया गया कि इस साल 8% ज़्यादा मानसून आया है भारत में। तो ये आईएमडी की रिपोर्ट है। आईएमडी यानी कि इंडिया मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो कि ये जो भी मानसून वगैरह होता है, जो भी जलवायु क्लाइमेट होता है, इन सभी की देखरेख करता है, यानी कि इन सभी की जो रिपोर्ट जारी की जाती है। अब देखिए, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस समय टाइम से पहले आ चुकी हैं। तो इसमें जो अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया देखें तो वहाँ पर 74.79 सेंटीमीटर है, जो कि 2001 से ये सबसे ज़्यादा, यानी कि 2001 अगर हम बेस ईयर मानकर चलें तो 2001 से लेकर 2025 के बीच ये पहली बार इतनी ज़्यादा बारिश जो रेनफॉल है वो यहाँ पर पाई गई है। इसके साथ ही अगर हम 1901 से देखें तो दूसरी बार ऐसा चेंज हुआ है, यानी कि दूसरी बार इतना ज़्यादा मानसून आया है भारत में। तो हम क्या देखते हैं कि मानसून जो होता है उसका एक प्रॉपर समय रहता है कि कब मानसून आना है, कौन सा नहीं आना। जब हम देखते हैं कि जो भी मानसून जब आना शुरू होता है तो सबसे पहले जो भारत का ये जो हम देखते हैं, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, यानी कि ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर सबसे पहले मानसून आता है, जून जुलाई तक आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से पहुँच जाता है, फिर यहाँ पर नॉर्थ में जुलाई अगस्त तक आता है। लेकिन इस समय क्या हुआ था, इस बार समय से पहले ही मानसून आ चुका था और इतना ज़्यादा था कि उसकी वृद्धि देखी गई है, 8% तक वो ज़्यादा था। अब देखिए, भूगोल और जो जलवायु है, यानी कि हाँ, इसमें से हमारे मतलब कि कौन कौन से एग्ज़ाम इस टॉपिक में से कवर हो सकते हैं। यानी कि GS1 का जो हमारा एग्ज़ाम रहता है उसमें जो जियोग्राफी और जो क्लाइमेट चेंज है, यानी कि जलवायु है, तो उससे इस टॉपिक में से लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए, 8% अधिशेष यानी कि ज़्यादा ये जो पाया गया है क्लाइमेट चेंज, ये ऐसा कहा जा रहा है कि खरीफ की फसल के लिए तो अच्छा माना जा सकता है, लेकिन पूर्व उत्तर में कमी होने से बाढ़ या फिर सूखे की असमानता उजागर करता है। यानी कि जो खरीफ की फसल आखिर कौन सी होती है, धान, मक्का, दालें। धान यानी कि चावल जो होता है, मक्का, दालें, इन सभी के लिए पानी की जो ज़रूरत होती है वो ज़्यादा रहती है। तो धान, मक्का, दालें या फिर और जो भी खरीफ की फसलें होती हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ज़्यादा मानसून का आना। लेकिन जो पूर्व उत्तर भारत है
नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं भारत की, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है या फिर सूखा हो जाना। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो भी पूरी एक जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, जो भी कंडीशन है, वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जैसे हमने देखा नॉर्थ में अभी बाढ़ आई हुई थी, इतनी ज़्यादा स्टेट्स में बाढ़ देखी गई है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उसके साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल में आए दिन बाढ़ आती रहती है। तो वहाँ की जो जलवायु है, जो वहाँ के जो भी भूगोल है, उनकी परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, यानी कि काफ़ी लोगों का नुकसान भी होता है। तो अब देखिए पूर्व उत्तर में 20 वर्षों से वर्षा में कमी देखी गई है, जो कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। यानी कि 20 वर्ष हो चुके हैं, तो अब वर्षा में कमी देखी गई है पूर्व उत्तर में। अगर इसकी तुलना करें हम 2024 में 108% LPA था और 2025 का जो LPA 108%, ये बिल्कुल सही साबित हुआ है। यानी कि 2024 में ये कहा गया था कि 108% जो LPA है वो होगा, और उसके बाद 2025 में ऐसा हुआ कि 8% ज़्यादा बारिश पाई गई है, मानसून ज़्यादा आया है भारत में। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि LPA आखिर क्या होता है। तो ये रहता है लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी कि लंबे समय तक जो भारत में मानसून की जो वर्षा है उसको मापने का एक ये इंडेक्स होता है, जो किसी निश्चित समय के दौरान जो भी एवरेज वर्षा रहती है उसको दर्शाता है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने इसे मानसून की सामान्य वर्षा का आधार मानता है। यानी कि जो है आमतौर पर 50 वर्ष तक इसको कंपेयर कर लिया जाता है, और किसी विशेष वर्ष की जो वर्षा होता है उसको सामान्य, अधिशेष या कमी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि फिर LPA के आधार पर ये देखा जाता है कि वर्षा ज़्यादा हुई है या फिर कम हुई है। जैसे हमने कल का जो हमारा टॉपिक रहा था उसमें हम IIP किया था हमने, और उसमें भी उसको एक बेस ईयर 2011-12 को बेस ईयर मानकर फिर देखा गया था कि कितनी प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है या फिर कितनी कमी देखी गई है। तो इसी तरह मानसून में भी ऐसे रहता है, एक बेस ईयर को मानकर ये चेक किया जाता है कि ओवरऑल इसमें वृद्धि है या फिर कमी है। तो इस बार वृद्धि दर्ज की गई, वो भी 8% तक मानसून जो है वो ज़्यादा आया है। आधार अवधि क्या, यानी कि बेस ईयर क्या लिया गया है भारत में। अगर हम वर्तमान में देखें तो 1971 से लेकर 2020 की जो 50 वर्ष का समय है उसके आधार पर LPA को कैलकुलेट किया जाता है। ये जो औसत राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं, जो कि जून और सितंबर के बीच आते हैं, उनके लिए 868.6 मिलीमीटर है। जैसे 2025 में कुल वर्षा मान लीजिए 937.2 मिलीमीटर थी, जो कि LPA ये इतना था, उससे 8% अधिक थी। यानी कि इस LPA को इसके साथ कंपेयर करके देखा गया तो परसेंटेज में ये 8% ज़्यादा निकल कर आया। तो इसी पर ही बताया गया कि भारत में मानसून जो है वो थोड़ा ज़्यादा आया इस बार। अब देखिए इसका उपयोग क्या होता है LPA का। तो मानसून के प्रदर्शन का जो मूल्यांकन करता है, इसके साथ ही कृषि योजना बनाने के लिए या फिर जल का प्रबंधन करने के लिए, आपदा की तैयारियों के लिए एक आधार बनता है कि आगे कौन सी आने वाले समय पर कौन कौन सी आपदा आने वाली है। तो ऐसे समय पर क्या रहता है, फिर लोग पहले ही तैयार हो जाते हैं या फिर गवर्नमेंट के द्वारा पहले पॉलिसीज बनाई जाती हैं। जलवायु परिवर्तन और मौसम पूर्वानुमान मॉडल ये तैयार करता है, उसकी तुलना के लिए किया जाता है, जैसे कि ECMF, MWF और GFS। तो इन सभी के लिए एक तरह से ये मॉडल होता है। अब देखिए मानसून की ये जो अनियमितता है इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसमें मेंस में क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है। तो इसमें कारण अगर हम देखें तो सबसे पहले कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जो पूरे विश्व के तापमान में वृद्धि हो रही है आए दिन। अब देखिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है उसमें वृद्धि हो चुकी है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। वायुमंडल की जो नमी की मात्रा वो बढ़ा दी है, जिससे वर्षा ज़्यादा होती है। बादल फटने जैसी घटनाएं आए दिन अक्सर होती रहती हैं। जो समुद्री सतह उसका तापमान बढ़ने से जो भारत के साथ बंगाल की खाड़ी या अरब सागर है वहाँ पर चक्रवात आते हैं। कम दबाव प्रणालियाँ सक्रिय हो जाती हैं, जो कि 2025 में 69 दिनों तक चली थी। यानी कि अगर हम जनरल डेज तक देखें तो 55 डेज तक ऐसे चक्रवात, ऐसे सुनामी, ऐसे जो कम दबाव की जो प्रणालियाँ वो दर्ज की गई थी। तो 2025 में ये आप देखिए कितनी है, 69 डेज तक, यानी कि 2 महीनों से भी ज़्यादा। अब देखिए इसमें दूसरा इसका कारण क्या रहता है, एल नीनो का सर्दन जो ऑसिलेशन है उसका भी एक ये भी एक कारण है जो मानसून की अनियमितता का।
एल नीनो क्या होता है कि एक कमज़ोर मानसून और ला नीना जो है अधिक वर्षा का कारण बनता है। जो एल नीनो होता है ये जब मानसून कम आता है तो ये कहा जाता है कि ला नीना का एल नीनो का प्रभाव है। इसके बाद जब ला नीना आता है तो ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। 2025 में ला नीना की संभावना ने अधिशेष वर्षा को बढ़ावा दिया। अब देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि 8% वर्षा ज़्यादा हुई है, मानसून ज़्यादा आया है। इसका ऑब्वियसली इसमें ये बात है कि इस बार ला नीना का प्रभाव ज़्यादा देखा गया है। इसी तरह यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो देखिए ला नीना में क्या है, मानसून जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है और एल नीनो में मानसून जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि ज़्यादा रहता है। इसके साथ ही यहाँ पर एल नीनो के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एल नीनो क्या होता है और इसके बाद इसके जो भी इफेक्ट प्रभाव क्या पड़ते हैं आप इसको PDF से अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद और क्या कारण है। इंडियन ओशन डाइपोल यानी कि जो नकारात्मक नेगेटिव डाइपोल होता है वो पूर्व उत्तर भारत में जो वर्षा है उसको कम कर दिया, जिससे 20% वहाँ पर कमी दर्ज की गई। इसके अलावा जेट स्ट्रीम जो एक धारा होती है वर्षा मानसून लाने में, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इससे जलवायु परिवर्तन ने मानसूनी हवाओं को काफ़ी प्रभावित किया था, जिसके कारण वर्षा का जो वितरण है यानी कि जो वर्षा है वो कहीं पर हुई, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, तो कहीं पर हुई ही नहीं वर्षा। तो यहाँ पर आप जेट स्ट्रीम को भी इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें जेट स्ट्रीम जो वो भी अलग अलग प्रकार की रहती है। जो पोलर जेट स्ट्रीम जो पोलर की तरफ आती है, इसके बाद सब ट्रॉपिकल जो सब ट्रॉपिकल रेखा में पाई जाती है। इसके अलावा आप देखिए वनों की कटाई और भूमि उपयोग में जो बदलाव हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो है तापमान में वृद्धि का, यानी कि जो जलवायु में परिवर्तन या फिर वर्षा की जो अनियमितता यानी कि इरेगुलरिटी जो है उसमें ये भी कारण बनते हैं। वन बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर वन काटे तो जा रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, लेकिन फिर उनकी जगह नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे या फिर कम पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण ये बदलाव देखा जा रहा है। इसके अलावा शहरीकरण उसके साथ ही कंक्रीटकरण से मिट्टी की जो नमी अवशोषण क्षमता उसको कम किया गया। अब देखिए अगर आप आज के समय पर किसी भी घर में जाएंगे शहर में, सिटी में, तो वहाँ पर आपको कच्ची जगह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल क्या किया जा रहा है, यही माना जा रहा है कि जिसका घर पक्का है भाई वो ही अमीर है और उसके पास ही सब कुछ है। तो इसी तरह शहरीकरण को लोग देखो देखी में यानी कि एक दूसरे को देखकर अपने घरों में थोड़ी सी भी कोई 5-10 इंच भी कच्ची जमीन नहीं छोड़ रहे। आप अपने आसपास जरूर देखिएगा, ऐसे घर जरूर मिलेंगे। दिल्ली मुंबई में जो खराब जल निकास प्रणाली है वहाँ पर जो भारी वर्षा है उसको फिर आपदा में बदल दिया गया। आपने देखा होगा दिल्ली में भी कई बार बाढ़ आ जाती है, जो घग्गर नदी उसका पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण हो रहा है, एरोसोल हो रहे हैं, जो औद्योगिक उत्सर्जन किया जाता है, उसके साथ ही वायु प्रदूषण से जो भी उत्पन्न होते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं वो बादल निर्माण में जाते हैं, वर्षा को प्रभावित करते हैं। ये जो भारी वर्षा होती है इसकी तीव्रता को बढ़ाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वर्षा को दबा भी सकता है। इसके साथ ही जो उत्तर भारत में हम देखते हैं प्रदूषण है, वहाँ पर मानसून बादलों को गठित किया गया और उसके बाद जो मतलब कि प्रदूषण के कारण जो भारी वर्षा हुई उसका प्रभाव हम देख सकते हैं। इसके साथ ही जल संसाधन जो प्रबंधन है उसका अनुचित प्रबंध होता है, जैसे कि अचानक बांधों जलाशयों से पानी छोड़ दिया जाता है तो फिर इससे क्या होता है कि बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा जो कृषि जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंचाई करने लगे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, मिट्टी की जो संरचना जो भी उसकी उपजाऊ शक्ति उसको कम किया जाता है, जिससे वर्षा अवशोषण जो वो कम हो जाता है। इसके साथ ही मानसून की अनियमितता के प्रभाव आखिर क्या हो सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं। आप देखिए 8% जो ज़्यादा वर्षा इस बार दर्ज की गई है उसमें खरीफ फसलों को तो फायदा है, जिससे 5 से 50% जो उत्पादन में वृद्धि की बात कही जा रही, इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था या GDP जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव प्रभाव भी देखे जाते हैं, हालांकि नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। अब देखिए कहीं पर पानी भर गया, मानसून बहुत ज़्यादा आ गया, जैसे उत्तर पश्चिम मध्य भारत में पंजाब राजस्थान का जो क्षेत्र था वहाँ पर ज़्यादा वर्षा हुई, फसलों को नुकसान हुआ, लोगों के घर बार उजड़ गए, काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी वहाँ पर डाउन हो चुकी है। इसके साथ ही सूखे का जोखिम भी रहता है। पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत वहाँ पर अगर कमी होती है बारिश की तो इससे वहाँ पर सूखे की जो स्थिति वो बन जाती है। इसके साथ ही उच्च आर्द्रता ने फिर फंगल बैक्टीरियल रोग जो है उनको बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही जो रबी की बुआई होती है यानी कि खरीफ की फसलें और रबी की फसलें जो होती है,
अब देखिए खरीफ की फसलों में मान लीजिए सूखा आ गया या फिर बाढ़ आ गई, तो जो उसके बाद रबी की फसलें की जब उपजाऊ यानी कि उसकी बुआई होनी थी वो काफ़ी देरी से हो जाती है। फसल नुकसान से खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ने, ग्रामीण आय कम होने का खतरा रहता है। इसके साथ ही बाढ़, भूस्खलन जैसी स्थिति आ जाती है। पर्यावरणीय प्रभाव जिसमें मिट्टी का कटाव देखा जाता है। जलाशय जो होते हैं यानी कि जो बड़े बड़े पानी इकट्ठा करने के लिए टैंक होते हैं वहाँ पर गाद जमा हो जाती है। उसके साथ ही वनों की जो कटाई है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखिए इसमें कृषि और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कैसे ये टॉपिक है। GS3 जो हमारा एग्जाम रहेगा यूपीएससी का, तो उसमें ये टॉपिक अच्छा कवर हो सकता है। जो ज़्यादा वर्षा पाई गई है उसमें GDP वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है, मुद्रास्फीति नियंत्रण या फिर ग्रामीण आय में भी सुधार हो सकता है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी देखी जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ पर जो बाढ़ से जो फसल है उसकी काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखा गया। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो अच्छी पैदावार हो सकती है। इसके अलावा सरकारी योजनाएं, PM किसान योजना, फसल बीमा योजना, ये ज़्यादा प्रासंगिक हो सकती हैं। इसके बाद पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड IMD के ये जो मॉडल हैं यानी कि ECMWF या फिर GFS ये मॉडल हैं, ये जलवायु को लचीलापन दिखाते हैं, लेकिन जो आपदा है उससे वनों की कटाई और मिट्टी क्षरण जो वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें 13 जो है वो जलवायु कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। तो ये भी ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जलवायु जो भारत की या फिर पूरे वर्ल्ड के जो क्लाइमेट है उसको बैलेंस करना होगा। अब देखिए ज़्यादा जलवायु के नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है बाढ़ आ सकती है, जल भराव, भूस्खलन, कीचड़ प्रवाह हो सकता है। कृषि पर नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है क्योंकि फसल के लिए ज़्यादा पानी होना भी अच्छा नहीं होता है। स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसी समस्याएं, पर्यावरण को हानि हो सकती है, आपदा प्रबंधन पर भी दबाव पड़ सकता है। क्षेत्रीय असमानता भी देखी जाती है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अगर हम देखें तो 1099.9 मिलीमीटर वर्षा जो सामान्य यानी कि आमतौर पर 1367.3 मिलीमीटर से 20% ये वर्षा जो है कम हुई है। 1901 के बाद दूसरा सबसे कम वर्षा वाला ये मौसम आया। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन सभी जगह में मानसून महीनों में काफ़ी ज़्यादा कमी रही है बारिश की। 2020 से इस क्षेत्र में वर्षा में गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। अब देखिए अगर वर्षा में गिरावट होगी तो कृषि अच्छी नहीं हो पाएगी, जो भी वर्षा के आधारित जो भी काम होता है वो भी नहीं हो पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि GDP जो होती है वो भी कहीं ना कहीं GDP में कमी होगी। मॉनसून कोर जोन क्या आता है, MCZ जो है, वर्षा जो है सामान्य से अगर अधिक हो जाती जो कि वर्षा आधारित कृषि के लिए काफ़ी लाभदायक भी हो सकता है। LPS क्या है, कम दबाव प्रणालियां, जो हमने अभी देखा कि 55 दिनों की बजाय 69 दिनों तक ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं वो सक्रिय रही हैं, जिसमें चक्रवात वगैरह आया है। इसके साथ जो पोस्ट मानसून पूर्व अनुमान यानी कि पोस्ट मानसून का एक अंदाज लगाया जा रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच 15% अधिक वर्षा होने की संभावना है। कि पहले जो आम वर्षा होती थी अक्टूबर से दिसंबर के बीच, उससे अब 15% ज़्यादा वर्षा दर्ज की जाएगी, खास करके बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में कम दबाव प्रणालियों के कारण। इसके साथ ही दक्षिण प्रायद्वीप भारत जो है वहाँ पर 112% से अधिक LPA, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, दक्षिण कर्नाटक के जो उस सभी के इन सभी क्षेत्रों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। उत्तर पश्चिम, दक्षिण, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो वर्षा है वो कम वर्षा होने की संभावना है। अब देखिए इसमें से एग्जाम में से अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये हालांकि 2011 का एक क्वेश्चन है, PYQ है। ला नीना इज सस्पेक्टेड टू हैव कॉज्ड रीसेंट फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। हाउ इज ला नीना डिफरेंट फ्रॉम एल नीनो, यानी कि ला नीना और एल नीनो से डिफरेंट ये दोनों कैसे हैं, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। और अभी 2011 में वहाँ पर एक फ्लड्स आए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसके लिए ला नीना कैसे उन्होंने मतलब कैसे इफेक्ट किया है। अब देखिए ये करंट से रिलेटेड है क्योंकि 2011 में ऑस्ट्रेलिया में फ्लड आए और ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूजली कोल्ड ओशियन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, वेयर एज एल नीनो इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूजली वार्म ओशियन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन।
इसके बाद दूसरा पॉइंट है एल नीनो हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया बट ला नीना हैज़ नो इफेक्ट ऑन मानसून क्लाइमेट। अब देखिए दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है। एल नीनो और ला नीनो दोनों का इफेक्ट पड़ता है भारत पर, ठीक है, भारत के क्लाइमेट पर। इसके अलावा जो ला नीनो उन्होंने कहा है कि वो कोल्ड ओशन करंट से बनते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये वार्म से रहता है, और जो एल नीनो वो कोल्ड से बनते हैं। इसी तरह इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि नीदर वन नॉर टू, दोनों ही सही नहीं है। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, हाँ तो देखिए ला नीना जो है प्रशांत महासागर का पूर्वी ठंडा भाग होता है और एल नीनो में गर्म होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि पूरे एक्सप्लेनेशन को भी आप रीड कर सकते हैं। इसके साथ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड से लेकर ये क्वेश्चन है। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट? ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल ड्राई, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड, टुंड्रा। तो इसमें ट्रॉपिकल वेट जो है, यानी कि ये भी सीजनल विंड्स को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 1996 में पूछा गया था, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर प्रेशर जो है ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन ड्रॉज एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन लीडिंग टू द इन ब्लोइंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट है पहला, फिर साउथ वेस्ट है, इसके बाद ट्रेड विंड्स एंड वेस्टलीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है साउथ वेस्ट मानसून। जो हम कहते हैं ग्रीष्म काल, यानी कि जो हाई टेम्परेचर होता है उसमें भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च तापमान और निम्न दाब से हवा जो है भारतीय महासागर की तरफ आकर्षित होती है, तो उन्होंने कहा ड्रॉज एयर, यानी कि दूर जाती है, अट्रैक्ट होती है। तो इसी तरह साउथ वेस्ट जो मानसून है उसका निर्माण होता है और फिर जून से सितंबर में लगातार 70% तक नॉर्मली वर्षा वहाँ पर आती है। एक और क्वेश्चन है, Which of the following states receives rainfall from both the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch of the southwest monsoon? तो कौन सा ऐसा एक स्टेट है जहाँ पर जो है अरेबियन सी ब्रांच से भी मानसून आता है और साउथ वेस्ट से भी मानसून आता है? तो महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है। अब हमारी जो सेकंड न्यूज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एडीबी कट्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 26 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.5% ऑन यूएस टैरिफ इम्पैक्ट, यानी कि जो एडीबी है उन्होंने भारत का यानी कि इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ है उसको कट कर दिया 6.5%, क्योंकि टैरिफ इम्पैक्ट की वजह से। एडीबी क्या है, आपने सुना ही होगा, एडीबी का नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इन्होंने डाउनग्रेडेड इंडियाज ग्रोथ आउटलुक फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 6.5 फ्रॉम द 6.7% प्रेडिक्टेड इन अप्रैल। इसके साथ ही जो 26 और 27 हैज़ ऑल्सो बीन रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स टू 6.5 टू फ्रॉम द अर्लियर प्रिडिक्शन ऑफ 6.8, यानी कि इसमें कमी देखी गई है। जो ये एडीबी है इन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कम कर दिया है, यानी कि उसको उसमें कट कर दिया गया है, यानी कि एडीबी लोअर्स इंडियाज 26 फाइनेंशियल 26 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.5 ऑन यूएस टैरिफ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब इसमें हमारा टॉपिक क्या बन सकता है, अच्छे से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें अगर हम देखें एडीबी का इसमें एक जिक्र किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उसके द्वारा ये जो रिपोर्ट है, जो भी डेटा है वो सामने रखा गया, तो इसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडीबी आखिर क्या है, इसके कार्य क्या है, इसका उपयोग क्या है, ये इसका महत्व कैसा है। तो एडीबी जो है उसने अभी अपने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट पेश की, उसमें 2026 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए भारत की जो जीडीपी विकास दर है, यानी कि डेवलपमेंट रेट जो है उसका जो अनुमान है 6.7 से कम करके 6.5% तक कर दिया है, यानी कि अब जो इसका जो डेवलपमेंट रेट है वो इसने कम दर्ज किया है। ये जो अभी संशोधन हुआ है ये अमेरिकी टैरिफ को लेकर किया गया है, जो कि भारत के जो एक्सपोर्ट है उसको इफेक्ट करने वाला है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक आखिर क्या है, एक तरह से ये क्षेत्रीय विकास बैंक है जो 1966 में स्थापित हुआ था और इसका अभी जो मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में है।
भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य था, यानी कि जब इसको बनाया गया था तो भारत इसमें ऑलरेडी शामिल था। एडीबी के माध्यम से भारत को बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, कृषि, गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में ऋण और सहायता मिलती है। यानी कि भारत का जो भी डेवलपमेंट रहता है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी होता है, और जो भी डेवलपमेंट जिस ईयर में जितना भी विकास किया जाता है तो इन सभी का जो डेटा होता है वो पूरा डेटा एडीबी के पास रहता है। तो इसी तरह ये जो बैंक है अपनी रिपोर्ट पेश करता है। अब देखिए अमेरिकी टैरिफ का आखिर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसमें अगर हम प्रभाव को देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो भारत पर टैरिफ लगाया गया है ट्रंप के द्वारा, तो उसमें जो अमेरिका का जो टैरिफ लगा है यानी कि 50% टैरिफ लगाया है उसने ट्रंप ने, तो इसमें निर्यात काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। भारत का जो अमेरिका का निर्यात है वो कम होगा, जिससे जो शुद्ध निर्यात है जीडीपी से घटाव का कारण बन सकता है। इसके अलावा विनिर्माण का क्षेत्र, टेक्सटाइल, आईटी, हार्डवेयर क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा ये जो है एक ट्रेड वॉर का हिस्सा भी बन सकता है, यानी कि इससे क्या होगा कि एक ट्रेड वॉर जो है वो छिड़ सकती है, जो कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो नियम है उसका उल्लंघन माना जाएगा। एडीबी ने साथ में ये एक वार्निंग दी है कि टैरिफ एशिया की समग्र विकास दर को 0.5% तक कम कर सकता है, यानी कि जो डेवलपमेंट रेट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट रेट 0.5% कम हो सकता है। सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि जितने भी एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी के रेट को ये बताया गया, वार्न किया गया एडीबी के द्वारा। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या प्रभाव हो सकता है, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बैलेंस्ड आंसर लिखना है। सकारात्मक पहलू क्या हो सकते हैं, भारत की जो घरेलू मांग है वो मजबूत होगी जो कि जीडीपी को सहारा देगी। इसके साथ ही सरकार की नीतियां जैसे PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जीएसटी कटौती, जो अभी जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश विकास दर को 6.5% तक स्थिर रख सकते हैं। इसके साथ ही नेगेटिव इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है अगर आयात महंगा होता है, रोजगार सृजन प्रभावित होगा, निर्यात आधारित उद्योगों में नौकरियां भी कम हो सकती हैं। इसके साथ ही जो यूएसए चुनाव है 2024 के बाद हुए और जो जियोपॉलिटिकल तनाव है यानी कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वहां पर भी दबाव डाला जा सकता है। अब देखिए रिपोर्ट की सिफारिशें क्या क्या की गई हैं। भारत के लिए क्या कहा गया है कि निर्यात आधारित जो क्षेत्र है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन, डिजिटल ट्रेड को यानी कि डिजिटल ट्रेड जिसमें जो है हमारी जो सर्विसेज ज़्यादा रहती हैं उसको बढ़ावा देना, जलवायु प्रतिरोधी जो कृषि निवेश है उसको करना। इसके बाद मौद्रिक नीतियां जो है वो ढीली रखनी होगी क्षेत्रीय स्तर पर, राजकोषीय समर्थन को बढ़ाना होगा, व्यापार समझौतों को और ज़्यादा मजबूत करना होगा, यानी कि बाकी देशों के साथ जिनके साथ भी इनस्टेबिलिटी चल रही है उन समझौतों को और अच्छा करना होगा। जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ सकते हैं रूस यूक्रेन को लेकर, तेल कीमतों में उतार चढ़ाव अभी देखे भी गए हैं। उसके बाद यूएस चुनाव जब वहां पर और भी अनिश्चितता लाई जा सकती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एडीबी इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन. India is the founding member of ADB. ADB provides financing to certain private sector projects as well as public-private partnership. Which of the following statement given above the correct? यानी कि correct कौन सी है, ये पहली स्टेटमेंट, दूसरी और तीसरी, ये तीनों ही करेक्ट है। इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा गया है कि एशियन डेवलपमेंट का काम क्या, वो उसको क्यों एस्टैब्लिश किया गया और भारत जो उसका फाउंडिंग मेंबर था। इसके साथ अब IMF को लेकर एक क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये एडवाइस क्या करता है और रिपोर्ट करता है कि IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑन द सुपरविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को ये मैनेजमेंट करता है। अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज ऑब्जर्व्स इन द IMF मीटिंग। तो इसमें कौन से करेक्ट है, बोथ 1 और 2 दोनों ही इसमें ऑप्शन जो है वो सही है। इसके साथ एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसमें जो ADB को लेकर है, जापान होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर इन ADB, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर, हेडक्वार्टर्स इज मनीला फिलीपींस, ये हमने अभी पढ़ा था, ये करेक्ट है। तो तीनों में से कौन से सही है, तीनों ही सही है। इसमें सबसे ज्यादा जो जापान है उसका शेयर रहता है इस बैंक में, उसके बाद इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है ADB बैंक का। इसके साथ और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन दी गई ये कौन सी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट नहीं है।
इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इसमें एडीबी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ये एक हिस्सा नहीं है, ये बल्कि एक अलग से क्षेत्रीय बैंक है एडीबी। In India, which of the following have the highest share in disbursement of credit to agriculture and allied activities? तो इसमें कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो हाईएस्ट शेयर करते हैं एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज को क्रेडिट करने के लिए। अब देखिए इसमें कुछ मेंस के पीवाईक्यू भी आ सकते हैं, जो कि 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वैश्विक व्यापार बाधाएं उभरती अर्थव्यवस्था की विकास दर को सीमित करती हैं। भारत के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आप देख सकते हैं जो भी जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं पूरे विश्व में उभर रही हैं, मतलब जो व्यापार में बाधा आती, जैसे कि अभी टैरिफ की बात हुई है ना, तो या फिर किसी कंट्री के द्वारा प्रेशर बनाया जाना, तो ये सभी भारत की जितनी भी अर्थव्यवस्था उभर रही है, जिसमें भारत भी आता है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में, तो इनके विकास को कैसे ज्यादा सीमित करती हैं, तो इसके बारे में बताना है। इसमें क्या होगा कि एडीबी की जो ग्रीन बॉन्ड प्रोग्राम है उससे आप लिंक कर सकते हैं। एडीबी के द्वारा अलग अलग प्रोग्राम प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। भारत यूके का जो आईएसए की जो पहल है उसको इसमें डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन द ग्लासगो इन नवंबर 2021। तो ये जो है क्वेश्चन यानी कि करंट से लेकर, हाँ आपको ये क्वेश्चन दिखाने का मोटिव ये है कि आप क्वेश्चन को, आप पहले टॉपिक को समझें, फिर आप क्वेश्चन को देखें कि उस टॉपिक में से क्वेश्चन आया है या फिर नहीं आया, और आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप एक कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए हमारी नेक्स्ट जो रिपोर्ट आई है, एक क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन रिकॉर्ड्स 9.2% राइज इन 2023। 2023 में जो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट पेश की गई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उनके द्वारा कि 2023 में जो क्राइम, बच्चों के अगेंस्ट क्राइम है वो 9.2% तक बढ़ चुके हैं। और इसमें जो मेजर स्टेट्स अगर हम देखें तो इसमें राजस्थान का नाम या फिर मध्य प्रदेश का नाम सबसे टॉप पर रहता है। इसके साथ ही इसमें क्राइम्स कौन कौन से मेजर हैं, किडनैपिंग है, जन अबडक्शन ऑफ चिल्ड्रन है, और इसके साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जो एक्ट है उसके तहत चलते ये जो क्राइम है ये अभी बढ़ रहे हैं। फिर भी ये जो रिपोर्ट है क्राइम की, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा पब्लिश की जाती है, रिलीज की जाती है। अब इसमें अगर हम आंकड़े देखें 2023 की रिपोर्ट के, तो 2023 में बच्चों के खिलाफ 9.2% में वृद्धि हुई है जो भी अपराध किए गए। इसके साथ ही अपराध की दर क्या रही है, प्रति लाख बच्चे पर 39% जो है वो अपराध किया गया। प्रमुख अपराध कौन कौन से थे? अपहरण, बच्चों को चोरी होना, पोक्सो एक्ट के तहत यौन अपराध किया गया, हत्या के मामले काफी ज्यादा देखे गए जिसमें 89 जो रेप केस, हत्या के बाद रेप के बाद हत्या हुई। इसके बाद जो अगर हम इसको स्टेट वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अब देखिए इसका कारण क्या है, तो सामाजिक कारक सबसे पहले रहते हैं जिसमें गरीबी, शिक्षा का अभाव होना, यानी कि लोग एजुकेटेड ना हो तो उन्हें कोई जागरूक नहीं होते हैं, वो सामाजिक असमानता, जागरूकता की कमी, तो ये सब इसके कारण हैं। इसके साथ कानूनी प्रशासनिक जो जांच प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा स्लो रहती है, यानी कि बहुत लंबे लंबे मामले जो अभी तक कोर्ट में उसको सुलझाया नहीं जाता, जिसमें जांच बहुत कम रहती, सजा कम मिलती है। इसके अलावा जो डिजिटल जोखिम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन शोषण किया जा रहा है, साइबर जो क्राइम है उसमें वृद्धि हो रही है। आज का ज़माना जो एआई का ज़माना है, ऐसे में स्वाभाविक है डिजिटल क्राइम होना। इसके अलावा बाल विवाह, बाल श्रम, लैंगिक भेदभाव, तो ये सब कुछ इसके कारण रहते हैं। अब देखिए सुधार कैसे हो सकता है, जो है यानी कि रिपोर्टिंग में सुधार हो रहा है, जन की जागरूकता बढ़ रही है, बेहतर पुलिस रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके कारण रहते हैं। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ेंगे इन क्राइम्स के, तो बच्चों पर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक काफ़ी ज़्यादा उनको चोट पहुंचती है। शिक्षा विकास पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, फिर लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजते कि ऐसे क्राइम हो जाते, घर से बाहर नहीं निकलने देते। सामाजिक विश्वास में कमी हो जाती है, अपराधीकरण की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है।
राष्ट्रीय विकास जिसमें मानव पूंजी की हानि रहती है, सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 है जिसमें शांति, न्याय, मजबूत संस्थान, तो इन सभी पर इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए सरकार के लिए कौन कौन सी पहल की गई है। सबसे पहले कानून बनाए गए हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट बनाया गया 2012 में। बच्चों का जो यौन शोषण है उससे संबंधित जो भी मामले आते हैं इसके द्वारा देखे जाते हैं और फिर उनको सजा दी जाती है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में बना बच्चों की देखभाल संरक्षण के लिए। फिर आईपीसी और सीआरपीसी यानी कि अपहरण, किडनैपिंग, हत्या या फिर और अपराध होते हैं उनके प्रावधान इस कानून के तहत किए गए। इसके अलावा कुछ योजनाएं भी चलाई जाती हैं भारत सरकार के द्वारा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने सुना ही होगा, लैंगिक समानता और शिक्षा। इसके साथ ही चाइल्ड लाइन 1098 जो ये नंबर जारी किया गया बच्चों के लिए, जो भी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, कहीं भी आपको लगे कि कोई बच्चा मुसीबत में है या फिर बच्चा खुद को अनसेफ फील करता है या फिर मुसीबत में देख रहा है, तो वो 1098 नंबर जो डायल कर सकते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है बच्चों के लिए अधिकारों की निगरानी की जाती है। फिर नवाचार, एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPCS, ऑनलाइन पोर्टल जैसे कि ट्रैक चाइल्ड, ये सभी पोर्टल बनाए जाते हैं कि बच्चों को ट्रैक किया जा सके। इसके साथ कुछ चुनौतियां भी रहती हैं इन कानूनों को लेकर। सजा दर कम रहती है, जैसे कि पोक्सो में सिर्फ 34% की सजा यानी कि 50% तक भी सजा नहीं दी जाती है। जागरूकता की कमी, लोगों को पता ही नहीं है कि हमें कौन सी रिपोर्ट करनी है, कौन सा नंबर डायल करना, तो इस वजह से जो अवेयरनेस कम होती है। बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड के संसाधनों में कमी हो जाती है। इसके अलावा डिजिटल युग में बच्चों का जो ऑनलाइन शोषण है उसमें वृद्धि हो रही है। केंद्र राज्य सरकार के बीच जो तालमेल है वो कम देखा जाता है। इसके उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो कानूनों को में सुधार चाहिए। जो भी पोक्सो या फिर जे एक्ट उसमें जांच तेजी से होनी चाहिए और जो सजा है वो बड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि जो अपराधी है उसको सजा का डर हो। जागरूकता अभियान चलाने होंगे। स्कूल समुदाय के जो भी बच्चे होते हैं उनके अधिकारों पर उनको शिक्षा देनी होगी। साइबर अपराधों पर निगरानी के लिए AI डेटा एनालिटिक्स करना होगा। इसके साथ ही जो बजट है इन अपराधों की जो सजा है या फिर अपराधों जो भी सशक्तिकरण करना है बच्चों का, तो उसके लिए बजट ज़्यादा तैयार करना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी। सामाजिक सुधार रहता है, गरीबी उन्मूलन करना यानी कि गरीबी को खत्म करना है, शिक्षा देनी होगी। लैंगिक समानता पर ध्यान, NGO समुदाय की भागीदारी, इसके साथ चाइल्ड लाइन और CRI जैसे जो संगठन है उनके साथ भी सहयोग बढ़ाना होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, तो 9.2% इसका करेक्ट आंसर है। ये साफ साफ आंसर दिख रहा है। NCRB 2023 के अनुसार बच्चों के खिलाफ अपराधों में सबसे अधिक मामले कौन से थे? अपहरण और बाल चोरी यानी कि किडनैपिंग सबसे ज्यादा पाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कानून बच्चों के यौन शोषण से संबंधित यानी कि उससे संरक्षण के लिए बनाया गया? तो पोक्सो एक्ट 2012, ये सभी को पता ही होगा। ये बच्चों के साथ जो भी उनका शोषण होता है उसको लेकर ये बनाया गया था। अब इसके बाद हमारा एक एडिटोरियल आता है जो हमें ऐसे GS1 और GS2 में हेल्प कर सकता है। ऐसे एडिटोरियल क्या है? ये जो है शमिका रवि के द्वारा लिखा गया है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन को लेकर उन्होंने एक ये अपना एडिटोरियल दिया है। मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये वहाँ की मेंबर है। और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्यूज आर पर्सनल। इनके जो व्यूज है ये काफी पर्सनल है। ऐसा नहीं लेना कि ये गवर्नमेंट का एक हिस्सा है तो गवर्नमेंट के ऐसे व्यूज हो सकते हैं, ये अपने इनके खुद व्यूज बनाए गए। तो इन्होंने कहा कि जो वुमेन की जो एक कॉन्फ्रेंस है ना, महिला सम्मेलन जो हुआ है द्वारका में, जो गुजरात में अभी, तो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने वुमेन के ग्रुप से पूछा, वुमेन से पूछा कि हाउ मैनी हैड स्टडी बियॉन्ड क्लास 5, यानी कि कितने ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 5 तक स्टडी की हुई है। तो सरप्राइजली क्या आंसर मिलता है? मोस्ट ऑफ द एल्डरली वुमेन रेज्ड देयर हैंड्स। जो बुजुर्ग वुमेन्स थी उन्होंने अपने जो हैंड है वो रेज किए। while few younger women did when asked why they pointed to the era of Gaikwad dynasty when fathers were penalized for not educating their daughters. Today however many women are literate while their daughters in law are not.
तो अब ये एक कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। द्वारका में कॉन्फ्रेंस होती है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा महिलाओं को पूछा जाता है, क्योंकि वो महिला सम्मेलन था तो महिलाएं थी उसमें पूछा गया कि कितनी महिलाएं जो उन्होंने 5 कक्षा से ज़्यादा या फिर 5वीं तक उन्होंने स्टडी की है। तो कुछ जो बुजुर्ग महिलाएं थी उन्होंने हाथ खड़े किए, उनके साथ जो यंग वुमेन्स थी उन्होंने भी हाथ खड़े किए, लेकिन उन्होंने फिर पूछा कि गायकवाड़ डायनेस्टी के बारे में मतलब उनका क्या ख्याल है। क्योंकि जो गायकवाड़ एक डायनेस्टी जो थी उसमें ये था कि जो फादर थे उनको ये कहा जाता था कि आप अपनी लड़कियों को एजुकेट नहीं देंगे, यानी कि उनको एजुकेशन नहीं देंगे। तो इसी तरह आज भी अगर हम देखें तो लड़कियां तो इलिटरेट हैं, यानी कि उनके पास तो हम कह सकते हैं कि वो उनके पास तो एजुकेशन है, लेकिन उनकी जो होती हैं जो डॉटर इन लॉज हैं वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो जो भी आज का इरा है, यानी कि गर्ल्स एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है। तो इसमें जो कुछ नीतियां सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, इनिशिएटिव शुरू किए गए, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनिशिएटिव है। इससे दिखाया गया कि जो रिजल्ट्स हैं वो लास्ट दशकों से, यानी कि जो है 1 दशक से या फिर 2 दशकों से काफ़ी बदलाव देखा गया है उसमें। अब देखिए जो नेशनल एवरेज था अब वो 70% तक इंक्रीज हो चुका है, higher than the national average of 64%. The school dropout rate reduced by as much as 90% among female students in targeted districts. यानी कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बिल्कुल भी लड़कियों को शिक्षा लेने की अनुमति नहीं है, वहां पर भी बहुत बड़ा चेंज देखा गया। 90% तक वहां पर जो ड्रॉप आउट रेट है वो यानी कि रिड्यूस, यानी कि वो डिक्रीज हो चुका है। इसके बाद ही जो स्केलिंग सक्सेस है नेशन वाइड, यानी कि जो गुजरात का सक्सेस देखी जाती है, यानी कि वहाँ पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक नारा था, इसको जब लॉन्च किया गया था इस इनिशिएटिव को 2015 में, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे गए। यानी कि बहुत सारी जो महिलाएं थी उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था, यानी कि बहुत सारी लड़कियों को पढ़ाया जाता था, उन्हें एजुकेशन दी जाने लगी। आज भी अगर हम देखते तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम इसके इफेक्ट देखें तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा महिलाएं जो है वो एजुकेट तो हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो महिलाएं हैं अभी उनको एजुकेशन की अनुमति नहीं, खास करके जो ग्रामीण के क्षेत्र रहते हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं उसमें जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी पीछे रह जाती है, उनको अवेयरनेस कम होती है उनमें, या फिर गांव वाले लोगों के द्वारा ये कहा दिया जाता है कि अब इस लड़की की एज तो 18 साल की हो चुकी है, अब इसको क्या इसकी ब्याह शादी कर देना चाहिए। या फिर कई बार क्या होता है जहाँ पर बाल विवाह जैसी प्रथा चल रही है तो वहाँ पर बच्चों की स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं हो पाती और फिर लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिसका इफेक्ट जो है वो देखा जाता है कि एजुकेटेड गर्ल्स ग्रो इनटू एजुकेटेड मदर्स। मतलब कि जो एजुकेटेड गर्ल्स है कहाँ पर ग्रो करेगी, अगर उनकी मदर्स जो है वो एजुकेटेड पढ़ी लिखी होंगी तो ही उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। इसके साथ ही स्टडीज शो दैट चिल्ड्रन ऑफ एजुकेटेड मदर्स परफॉर्म बेटर इन स्कूल एंड एक्सपीरियंस बेटर हेल्थ आउटकम्स। यानी कि अगर ये जो स्टडी है, यानी कि जो ये स्टडी की गई है, इसमें ये देखा गया है कि अगर जो मदर्स हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं स्कूल में तो फिर उनका जो एक्सपीरियंस है स्वास्थ्य को लेकर वो भी अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश में एक सर्वे किया गया कि 89.5% ऑफ पीपल आर अवेयर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर अवेयर है एंड 63.2% उन्होंने डायरेक्टली कहा कि इनकरेज्ड देम टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल। कम्युनिटीज रिपोर्टेड इंक्रीज्ड सपोर्ट फॉर डिलेइंग अर्ली मैरिज एंड प्रोमोटिंग गर्ल्स हायर एजुकेशन। यानी कि जो 63% है उन्होंने डायरेक्टली इनकरेज उनको किया गया कि आप जो है जो गर्ल्स मैरिज है उन पर मतलब कि उनको इतनी जल्दी लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए, उन्हें एक पढ़ाई लिखाई का मौका देना चाहिए। यानी कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो देखा गया बदलाव, ये काफ़ी डीप रूटेड चेंज है जो कि थ्रू आउट एंड इफेक्टिव पॉलिसीज़ के द्वारा जो वुमेंस को, यंग वुमेंस को एम्पावर करने के लिए ये चीज़ें जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी उसको लेकर, यानी कि पॉलिसीज़ को अगर देखें तो कहीं ना कहीं इनके बहुत अच्छे प्रभाव देखे गए। ये जो इम्पैक्ट है काफ़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है और जो इनिशिएटिव्स हैं ये इवन मोर प्रोनाउंस्ड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक, यानी कि इनका जो फीडबैक है वो हमेशा पॉजिटिव रहा, तो इसी की वजह से ये दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय पर इनका प्रभाव जो है वो देखा जाएगा।
As we look to the future, we can be hopeful that the changes initiated under Mr. Modi's leadership will continue to gain momentum। यानी कि ये कहते हैं लास्ट में कि जो हम फ्यूचर में अगर हम देखें तो हम एक उम्मीद रख सकते हैं, हमें एक आशा होती है कि ये जो चेंजेस हैं ये लगातार होते रहेंगे जब तक मोदी जो है उनकी लीडरशिप में, और ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, यानी कि मोमेंटम को गेन करने के लिए, लीडिंग टू अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी, एक समान सोसाइटी की एक संरचना की जाएगी जहां पर लड़कियों को हर जो लड़की है उसको राइट टू लर्न होगा, यानी कि उसको सीखने का अधिकार होगा, ग्रो करने का अधिकार होगा, और थ्राइव, यानी कि वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को मतलब कि स्पेंड कर सकती है, अपनी लाइफ जो है वो जी सकती है। तो इसी तरह अगर गर्ल को हम एजुकेट करते हैं तो इट मीन्स कि हम एक सोसाइटी को बचाते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब देखिए लड़कियों की शिक्षा का परिवर्तन, हमने अब देखते हैं कि जब प्राचीन काल में काफ़ी कम शिक्षा दी जाती थी लड़कियों को, और उसके बाद काफ़ी रूढ़िवादी पर्दा प्रथा या फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट वगैरह जो लाए गए, ये सब इनको ख़त्म करने के लिए लाए गए थे। इसके बाद औपनिवेशिक काल में हम क्या देखते हैं, जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय पर काफ़ी समाज सुधारक खड़े हुए थे, उठे थे, जिन्होंने लड़कियों के समर्थन में आवाज़ उठानी शुरू की, जिसमें ज्योतिबा फूले और उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने बहुत ज़्यादा समाज को सुधारने में कार्य किए। लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला उन्होंने लड़कियों का स्कूल भी खोला था, और जो पहली महिला अध्यापक है वो सावित्रीबाई फूले जी को माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद समय समय पर बदलाव किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, 45 जो हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको जोड़ा गया। इसी तरह अनिवार्य मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। फिर 1968 की जो कोठारी समिति होती है उसने शिक्षा में लैंगिक समानता पर जोर दिया कि लड़कों और लड़कियों को बराबर शिक्षा दी जाएगी। अगर वर्तमान में देखें तो साक्षरता दर में थोड़ा सुधार देखा गया है। इसके बाद योजनाएं जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके साथ महिला सशक्तिकरण योजना, उच्च शिक्षा, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज में जो लड़कियों की भागीदारी वो बड़ी है। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान 2001, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 लागू किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जो लड़कियों के लिए वहाँ पर हॉस्टल स्कूल की जो मतलब प्रबंध करता है। मिड डे मील योजना चलाएगी ताकि जो स्कूलों में लड़कियां हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, चाहे लड़की है चाहे लड़का, उनकी उपस्थिति को मजबूत किया जाए। और उसके साथ ही महिला की समाख्या, यानी कि ग्रामीण महिलाएं जो है उनको लड़कियों की शिक्षा सशक्तिकरण पर उन्हें मतलब कि अवेयर किया गया। आप देखिए परिवर्तन के मुख्य कारक क्या क्या रहे वो सब हमने देख ही लिया, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा PDF से। अब इसमें कुछ चुनौतियां भी रहती हैं, जैसे कि सामाजिक बाधाएं आ सकती हैं, बाल विवाह, लैंगिक रूढ़ियां, असुरक्षित स्कूल वातावरण रहता है, गरीबी के कारण ड्रॉप आउट हो सकता है। खास करके जब हम देखते हैं मिडिल स्कूल में, जब प्राइमरी एजुकेशन तो हर कोई कर लेता है अपने गांव में रहकर, लेकिन मिडिल की जब बात आती है तो जो घर वाले होते हैं वो लड़कियों को दूर भेजना पसंद नहीं करते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय असमानता रहती है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षक होते हैं जब बुनियादी ढांचा उसकी कमी रहती है। इसके साथ ही डिजिटल डिवाइड, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच में लैंगिक अंतर देखा जाता है कोविड-19 के दौरान। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से इसमें क्वेश्चन होंगे, जैसे कि यहाँ पर है डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स इन इनहिबिट इंडिया फ्रॉम अचीविंग द गोल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए जो भी पॉसिबल फैक्टर्स है इंडिया में उसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस टू अवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, यानी कि सेकुलरिज्म को लेकर, यानी कि सांस्कृतिक प्रथाएं जो होती हैं उसमें लड़कियों की शिक्षा में एक बाधक की तरह काम करती हैं। तो चैलेंजेस कौन कौन से रहते हैं इसको कनेक्ट ऐसे किया जा सकता है। इसके साथ ही